Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm back with the part 6, the final part for NDA 2 and 1 2020 Mathematics Set A paper solving. और ये हमारा आज का क्वेश्चन 101. The numbers 4 and 9 have the frequencies x and x minus 1 respectively. If their arithmetic mean is 6, then what is the value of x? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था based on the direct mean finding formula. You remember the mean you can directly find if you know the observation and its corresponding frequency. Then its formula is sigma of xi into fi upon sigma of fi. और यहाँ पे हमारे पास कैसे ये ऑब्जर्वेशन 4 एंड 9 ये ऑब्जर्वेशन है उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज देके रखा है x एंड x माइनस 1. तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मीन हमें जो देके रखा है 6 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है x है प्लस 9 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी x माइनस 1 है. दिस इज ऑल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज x प्लस x माइनस 1. तो इसको हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x प्लस 9x माइनस 9. सो सॉल्व करते हैं इसे 6 2 जा 12x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 13x माइनस 9 जो कि हमें देने जा रहा है x इज इक्वल्स टू minus 6 plus 9. You can check it. So this is equals to plus 3. That is the value of x and it's provided in the option B. So option B is the right answer. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102. If 3 dice are rolled under the condition that no 2 dice show the same face. क्या है क्वेश्चन? No 2 dice show the same face. ये कंडीशन के अंडर में 3 डाइस को थ्रो किया गया है. Then what is the probability that one of the faces is having the same number 6? अभी ये क्वेश्चन ना कंडीशनल का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस्ड है. यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है? नो टू डाई शो द सेम फेस. इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट वन फेस इज हैविंग द नंबर 6. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है आपको पता है? 3 डाइस. एक डाइस का कितना चांस है? 6 रहता है ना सैंपल पॉइंट्स 1 डाइस का. तो 3 डाइस का कितना? 6 का क्यूब 216 सैंपल पॉइंट्स है. बट इसमें से हमें यहाँ पे 2 इवेंट्स बनाने हैं तो हम बना देते हैं इवेंट ई फॉर द फर्स्ट के लिए. नो टू डाइस शो द सेम फेस. नो टू डाइस शो द सेम फेस मतलब अभी डाइस के 3 डाइस फेंक रहे मतलब आप ना ऐसे इमेजिन करो कि 3 प्लेस है. हमें नो टू जगह पे सेम प्लेस नहीं होना चाहिए. तो अगर यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे 5 और 4 रहना. तो वही तो वेज हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर टोटल 6 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं तो बचे हुए मिडल वाले को 5 पॉइंट्स यूज होंगे और बचे हुए प्लेस को 4 पॉइंट्स यूज होंगे. समझ में आ रहा है? ये पॉइंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 जो एक डाइस पे अपीयर करते हैं, है ना. तो ये इसीलिए नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 26 जा 120. अभी हमें और एक इवेंट बनानी है वो है एफ इवेंट जिसमें क्या है? वन ऑफ द फेसेस इज हैविंग द नंबर 6. बट ये जो है ना वन ऑफ द फेस हैविंग, ये किसके कनेक्शन में? इसके कनेक्शन में. मतलब ये 3 फेस में एक फिक्स को नंबर हमने कर दिया, ये फिक्स कर दिया. ये कितना वे है? 1 वे है. तो बचा 5 और 4 ओनली. टोटल 6 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट. तो एक फेस हमने 6 पॉइंट्स वाला बोल दिया तो बचा हुआ कितना? अभी बचे 5 डिफरेंट टाइप्स, राइट. 5 टाइप्स एंड 4 टाइप्स. तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 इंटू 4. तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. अभी यहाँ पे देखो मैंने जो 20 लिखा ये मैंने तो फिक्स किया सिर्फ एक जन को एक प्लेस पे फिक्स किया. बट इधर तो परमुटेशन जाएंगे ना. या तो ये पहले डाइस के ऊपर का हो सकता है या तो सेकंड डाइस के ऊपर का हो सकता है तो थर्ड डाइस के ऊपर का. इसीलिए मुझे इनको क्या करना होगा? इंटू 3 करना होगा. तब जाके मेरा नंबर ऑफ एफ परफेक्ट रहेगा, है ना. जहाँ पे मुझे वन ऑफ द फेस 6 चाहिए तो वन ऑफ द फेस या तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है तो तीसरा. तो 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब 3 इंटू 20. तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 ये कितना हो जाता है? 60 हो जाता है ना. तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ अभी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना बोलोगे आप? 60 बोलोगे ना, क्योंकि कॉमन यहाँ पे लिस्ट जो है एफ है ना हमारा जिसमें वन फेस 6 चाहिए. और ई में क्या है? नो टू फेसेस सेम नंबर है बट उसमें से ही हमने चुनना है कि एक फेस वाला. तो ये 60 आना है उसमें कॉमन. देखो तो अभी हमने लिख लिया इवेंट्स के पॉइंट्स. अभी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस. तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 216. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? इट विल बी एन ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस. तो ये कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 216, है ना. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या रहेगा बताओ? ये भी क्या बताया मैंने? ये 60 था, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन में 60 था. तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 216. तो अभी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोवाइडेड दिस इज गिवन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई. ये चाहिए. तो ये क्या आ जाएगा आपको? 60
अपॉन 216, मतलब फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, देखो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 60 अपॉन 120, देख लो, तो ये आएगा 1/2, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। तो इसमें ना थोड़ा सा आपको ध्यान से अप्रोच करना था, कैसे था ना, आपको 3 डाइस मतलब ये 3 प्लेस की तरह इमेजिन करना था, ठीक है। टोटल का ईच प्लेस का 6 वेज है, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स हमें मिल गया था 216। देखो मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। अभी हमें कंडीशन बनानी थी, कंडीशन किसकी बनानी थी अभी हमें, पहले तो कंडीशन ये बनानी थी कि नो टू डाइस शो द सेम फेस, मतलब नो टू सेम मतलब ये जो प्लेसेस है हमेशा डिफरेंट नंबर से फिल हो रहे, ऐसा मतलब एक अगर 6 से फिल हो रहा तो 6 वेज से फिल हो रहा, तो बचा हुआ 5 वेज से फिल होगा, फिर बचा हुआ 4 वेज से, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा ई का नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया। और जब एफ का निकालने जाओ तो इसी में से एफ बनाना है, नए में से एफ ने बनाना है। वन ऑफ द फेसेस हैविंग नंबर 6, क्योंकि इस पे डिपेंड, ये इसका प्रोबेबिलिटी एफ का जो इवेंट है ये किस पे बनेगा, ई पे बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो बनाया और हमने कैलकुलेट किया, समझ में आया ना आपको स्केच ऑफ द सॉल्यूशन। अभी बढ़ते आगे और देखते 103 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देके रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड नॉट ए की प्रोबेबिलिटीज देके रखी है और पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें वन बाय वन चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें से 4 में से कोई एक ही इनकरेक्ट रहेगा। तो हम पहले से जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हिट एंड ट्रायल तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, हमें तो पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन में डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप वो पहचान सकते हो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखो पी ऑफ बी हम लोग फटक से निकाल लेते हैं। आपको पता है पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या बनता, इट विल बी पी ऑफ ए यूनियन बी से पी ऑफ ए को निकालो और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ो। ये कहाँ से बनाया मैंने फॉर्मूला, ये उसी से बनाया जो फॉर्मूला आपको पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उससे हमें ये पी ऑफ बी मिलता। तो ठीक है, पी ऑफ बी निकालते आते 5/6 माइनस पी ऑफ ए 1/2। देखो ये नॉट ए का बोला है उसने हाफ, नॉट ए का उन्होंने हमें दे के रखा है हाफ, तो पी ऑफ ए का आपको पता है ना फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता, तो ये भी क्या आएगा हाफ आता, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बोला 1/3 बोला है, इसका एलसीएम कितना आता 6 आता ना, तो ये 5 माइनस 3 प्लस 2/6 कितना आता है, ये 5 माइनस 3 2 प्लस 2 4/6 मतलब 2/3, सही बोल रहा है वो, फर्स्ट का स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो हमें अभी वेरीफाई करना होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो बी के लिए हम लोग काम करते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी तो दिया हुआ है ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में, है ना। तो पी ऑफ ए कितना है अपना हाफ था, और पी ऑफ बी कितना मिला 2/3 मिला, तो ये तो 1/3 आता विच इज सेम एज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही मिला। अभी बात करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये तो हमारा ऑलरेडी दिया था 5/6, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी क्या आता है एक बार देख लो, ये हमें आ रहा पी ऑफ ए कितना दिख रहा है हमें हाफ था, और पी ऑफ बी हमें क्या मिला 2/3 था, इसको ऐड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 प्लस 4 7/6 आएगा, विच इज 7/6 विच इज ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है। तो आप तो ये देख पा रहे हो पी ऑफ ए यूनियन बी 5/6 ये तो लेस देन 1 है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो उन्होंने तो ग्रेटर देन बोला है, ये क्या है फिर इसका, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और वही हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन क्या है इसका सी। आप चाहे तो अभी ये कंफर्म कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू गॉट द करेक्ट आंसर ना फॉर योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, वी गॉट क्लियरली दिस इज नॉट करेक्ट। बढ़ते आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। The sum of the deviations of n number of observations measured from 2.5 is 50. Sum of the deviations of n numbers measured from 2.5 मतलब अगर xi है, xi minus 2.5 करके इनका जो एडिशन है, इनका जो सम कितना है बोला वो 50, and the sum of the deviations of the same set of observation measured from 3.5 मतलब sigma of xi minus 3.5 ये कितना आ रहा -50 आ रहा, then what is the value of n। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू ऑफ n निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो। सब्ट्रैक्शन लगाने से क्या होगा, सिग्मा ऑफ xi माइनस सिग्मा ऑफ 2.5 माइनस सिग्मा ऑफ xi माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस सिग्मा ऑफ 3.5 इक्वल टू 50 प्लस 50 होगा ना। तो ये सिग्मा एक्स कट रहा है, ये सिग्मा ऑफ 2.5, ये 2.5 को बाहर निकालो, सिग्मा ऑफ आई है ना, ये
आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था 1 to n पे रेंज कर रहा है, ठीक है, 1 to n पे रेंज कर रहा, सिग्मा 1 to n पे 1 to n पे रेंज कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2.5n प्लस 3.5n इज इक्वल्स टू 100, तो इसका डिफरेंस कितना आता है 3.5 माइनस 2.5, इसका आता है 1.0, दैट इज 1n इज इक्वल्स टू 100, तो n की वैल्यू तो हमें मिल ही गई, n की वैल्यू क्या बोल रही है 100, है ना, दैट इज द आंसर डी फॉर दिस क्वेश्चन, आसान सवाल था, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 105 क्वेश्चन, ठीक है, 105 क्वेश्चन पे आते हैं। ए डेटा सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस हैज मीन 2m, डेटा सेट है n ऑब्जर्वेशन का, उसका मीन कितना है 2m है बोल रहा, while the another set of 2n observations has the mean m, what is the mean of the combined data series। हमें तो ये तो क्लियरली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला है जिसका आपने पढ़ के रखा, मीन ऑफ कंबाइंड डेटा सीरीज का फॉर्मूला होता है ना, मीन कंबाइंड मीन क्या होता है, कंबाइंड मीन का मैं आपको फॉर्मूला लिख के यहाँ पे बता देती हूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, n1 ऑब्जर्वेशन अगर पहला सेट है उसका अगर मीन है आपका x1 बार और n2 ऑब्जर्वेशन सेट है उसका मीन है x2 बार, this will be divided by n1 plus n2, that is number of observation total in count, तो ये लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, हम लोग को गिवन है यहाँ पे x1 बार जो कि है 2m, देखो 2m बोला था, और n1 कितना है n, x2 बार कितना है हमारा m है, और n2 कितना है हमारा n2 है 2n, तो ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 2m, n1 कितना n इंटू 2m प्लस 2n इंटू m अपॉन कितना हो रहा है n1 n प्लस 2n, तो ये क्या वैल्यू आ रही है हमें, देखो 2mn टोटल हो जाएगा 4mn अपॉन 3n, तो 3n ये n कट रहा है ना, 3n कट रहा है ना, तो हमें आ रहा 4m/3 जो कि हमें दे के रखा है ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, है ना। क्लियर था, सिंपल कंबाइंड मीन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था हमें, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा 106 क्वेश्चन, और 106 से हमें आंसर करने के लिए यहाँ पे दे के रखा है डायरेक्शंस, हैव अ लुक हियर, डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 एटम्स, डायरेक्शन क्या है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 एटम्स दैट फॉलो, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मार्क्स दिए गए कॉलम में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए, फिजिक्स में कितने 8 बच्चों को 10 to 20 के मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 10 बच्चों को 10 to 20 आए, इस तरह का ये डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या रेज्ड है, the difference between the number of students under physics and mathematics is largest for the interval, डिफरेंस किसका मतलब कौन से इंटरवल के लिए लार्जेस्ट है वो बताना है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस का कॉलम बना लेते हैं ना, डिफरेंस निकालते हैं, ये डिफरेंस निकालो मार्क्स का, ये कितना है ये डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन उन्होंने कैसे पूछा था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मॉडुलस हम लोग लेंगे, ठीक है, वैसे भी मैक्सिमम डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। 10 माइनस 8 यहाँ पे 2 आएगा, ये कितना आएगा 21 माइनस 11 10 आएगा, है ना, ये कितना आएगा 8 आएगा, ये कितना आएगा 26, ये आएगा 11 का डिफरेंस, ये आ जाएगा डिफरेंस 5, ये आ जाएगा 4, तो मैक्सिमम डिफरेंस आपको दिख रहा है ना क्या है 11 है, किसमें है 40 to 50 में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा आंसर 40 to 50, दैट इज ऑप्शन सी, डेटा से हमने कर लिया। अभी आगे देखते हैं, इसी पे आधारित था, मॉडल दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है द मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज इन द इंटरवल 30 to 40, अभी फिजिक्स का हम लोग कॉलम की बात करते हैं, ये डेटा मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, अभी आप देखो हमें बात करना है मोड ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स यहाँ पे देखे रखा है, ये कॉलम में कितने हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा किधर है, सबसे ज्यादा इधर है, तो इसकी मॉडल क्लास क्या हुई 30 to 40 हुई ना, 30 to 40 हुई, तो उन्होंने क्या बोल के रखा था, हमें क्वेश्चन में दे के रखा था कि दे आर सेइंग कि पहला द मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इज 30 इज लाइंग इन द इंटरवल 30 to 40, सही बात है, फिर पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला सही है। क्या बोल रहा है फिर सेकंड स्टेटमेंट, द मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, अभी हमें मीडियन ढूंढना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही नहीं बोल सकते ना, है ना, तो हम लोग यहाँ पे यही डेटा पे काम करते हैं, हम लोग इसका मीडियन निकालते हैं, देखो अभी ये डेटा पे आते हैं, हमारा ये फिजिक्स का डेटा है और ये यहाँ पे मैथमेटिक्स का डेटा है, आपको पता है यहाँ पे इसका पहले टोटल कर लो, इनका टोटल कर लो कितना हो रहा है, ये 8 प्लस 11 19 19 प्लस 30 49 49 प्लस 6 कितना होगा 55 55 प्लस 20 75 75 प्लस 5 80, फिर ये हो जाएगा 90 और 100, तो ये टोटल आ रहा है 100, है ना फिजिक्स के लिए, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये
31, 31 plus 8, 39 plus 30, 69, 69 plus 5, 74 plus 10, 84, 84 plus 10, 94, 94 plus 6, ये भी 100 है, तो दोनों भी 100 100 है। तो आपको क्या करना रहता है, ये मैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए ये जो है ना, ये n है, ये कैपिटल N बोलते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो n/2 निकालो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए काम करो, तो n/2 कितना आ रहा है, 100/2 दैट इज 50। ये आपको देखना रहता है उसके कुमुलेटिव में। तो कुमुलेटिव आप कैसे लिखते हो, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 8 लिखा है, इसको ये इसका क्या रहेगा कुमुलेटिव, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 30 49, 49 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 6 होगा 55 प्लस 20 75, 75 प्लस 15 कितना होगा, 80 प्लस 10 90 हो जाएगा, फिर 90 प्लस 10 100। तो आपको ये देखना है कि ये जो 100 ये जो 50 वैल्यू है, ये कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है हमारी इसके अंदर। तो ये इसके अंदर हमारा मीडियन लाई करता है ना, इसके अंदर हमारा मीडियन लाई करता है। वो हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और एक बार मैथमेटिक्स का भी निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स को क्या है, n/2 है ना, इसका क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 50, ये इसका हम लोग लिख देते हैं, इसका CF क्या आ जाएगा, ये 10, ये आ जाएगा 31, 31 प्लस 38 कितना 69 होगा ना, 69 प्लस 15 कितना 74 प्लस 10 दैट इज 84, 84 प्लस 10 कितना होगा 94, और ये हो जाएगा 100। तो अभी ये देखो, ये 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर आ रहा, इसके अंदर आ रहा। तो ये है, ये मैथ्स वाली मीडियम क्लास है, और ये है फिजिक्स वाली मीडियम क्लास। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या हम, ये डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट में बोलूंगी रॉन्ग है। क्यों पता है, हमें मैथ्स की मीडियम क्लास कहाँ पे मिली, देखो एक बार डेटा देख लो आप, हमें मैथ्स की मीडियम क्लास यहाँ पे मिली। तो मैथ्स के लिए जो मीडियन है, मैथ्स का जो मीडियन है लाइज इन 30 to 40, वो 30 के अबव रहेगा, बट 40 से कम ही रहेगा ना। और अपना जो फिजिक्स का रहेगा, फिजिक्स का हमें तो उसका मीडियन क्लास क्या मिला, फिजिक्स मीडियन लाइज इन, इट लाइज इन विच इंटरवल 40 to 50। तो हमें तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इधर ही बता सकते हैं हम। बोल रहे कि मैथ्स का मीडियन छोटा है फिजिक्स से, बट ये तो उल्टा बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था कि मीडियन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ मार्क्स, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, इसीलिए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ओनली हो गया। क्लियर है, मैंने आपको कैसे अप्रोच करके बताया, वैसे आपको अप्रोच करना है। दोनों कैलकुलेट करते बैठेंगे, चेक करने बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिमाग लगा के भी आपको कभी कभी करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108, जो कि उसी डेटा पे है। व्हाट इज द मीन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स। ये तो अभी बड़ी बात होगी, यहाँ पे अभी मीन निकालना है, तो आपको यहाँ पे कोई तो मेथड का यूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए तो हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं, हमें तो यहाँ पे ढूंढना ही होगा मीन क्या है। ठीक है, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मीन डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास तो देखो क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मीन डेविएशन का है ना। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको डेटा बना के दे दूं। हमारे पास थे मार्क्स, है ना, हमें किसका निकालना है, मीन फिजिक्स का निकालना है। तो हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, फिजिक्स का कॉलम लेंगे। यहाँ पे मैं बना देती हूँ हमारा क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू वाला रहता है ना, x बार। ठीक है, और हमारा फ्रीक्वेंसी कौन है, फिजिक्स वाला फ्रीक्वेंसी लेना है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट से डेटा कॉपी कर लेती हूँ एक बार से। देखो हमारा पहला इंटरवल था 10 to 20, उसका मिडल वैल्यू क्या आएगा, मीड वैल्यू, जिसको मैंने x बार बोला है, मीड वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आएगा। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 8 था। फिर दूसरा इंटरवल है 20 to 30, उसका मिडल वैल्यू क्या आ जाएगा 25 आएगा। ये फ्रीक्वेंसी दे के रखा था 11। फिर है हमारा 30 to 40, कितना है इसका मिडल वैल्यू 35, और इसका हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 30 था। फिर था 40 to 50, इसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा था 26। फिर 50 to 60, इसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा था 15। फिर 60 to 70, इसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा था हमें 10 करके। ठीक है, अभी मैं मिडल वैल्यू लिखती हूँ, आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 65। ये कैसे निकालते हैं मिडल वैल्यू, आपको पता है ना, इसका मीड 10 + 20/2 करो, मीड वैल्यू मिलेगा 30/2, 15 मिलेगा। उसी तरह से अभी देख लेना 15 कैसे है, 10 + 5 करके, तो ये 20 + 5, 30 + 5, 40 + 5 ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिड वैल्यू मिलते जाएंगे। तो ये हमें मिल गया था फ्रीक्वेंसी एफ। जैसे कि मैंने बोला कि मैं मीन डेविएशन मेथड का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे ui कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है xi - 45 अपॉन क्या रह जाएगा
h रह जाएगा, h इज द विड्थ ऑफ द इंटरवल 10 to 20 कितना है डिफरेंस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का 10, तो वो हो जाता है हमारा h। तो ये यू आई फटाफट से हम लोग लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो इनका डिफरेंस एक्स आई माइनस 45, 45 ये क्या है हमने चूज किया, ये हमारा एक्स आई का कॉलम रहता है, ठीक है, इसको मैं एक्स आई बोल देती हूँ। ये जो मिड वैल्यू ले रहे हैं ये एक्स आई है, और इसके अंदर हमें जो है ना चूज करना होता है एक्स बार। एक्स बार क्या चूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग ये चौथा वाला यूज कर लेते, तो इसको हम लोग ले लिए 45, इसको हम एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें इसका आंसर आने वाला है -3 -2 -1 0 1 एंड 2, यू आई ये आने वाला है। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है यू आई इंटू एक्स आई, सॉरी यू आई इंटू एफ आई चाहिए रहता है ना, यू आई इंटू एफ आई कर लो, कितना आ जाएगा -24 -22 -30 0 15 1 इंटू 15 फिर 10 इंटू 20 है ना। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, फिर फॉर्मूला आपका क्या है मीन डेविएशन का, अभी हमें ऑल डेटा मिल गया है ना, तो हमें अभी मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखने हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू द एज्यूम मीन ए, एज्यूम मीन ए ये हमारा है ना एक्स बार, ये हमारा एज्यूम मीन है, ठीक है। एज्यूम मीन ए प्लस क्या रहता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई रहता है, इनटू क्या रहता है यहाँ पे एच। तो ये फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, ठीक है, जो मैंने डिटरमाइन की। तो ये वैल्यू क्या देगी आपको 45 में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, इसका सम निकाल लो, इसका सम कितना आएगा यहाँ पे, इसका सम देखो कितना आएगा, इसका सम आपको निगेटिव में, इसका सम आपको निगेटिव में आने जा रहा है -41 आ रहा है, चेक कर लो है ना। तो -41 अपॉन 100 इंटू क्या है 10 है, तो ये 10 से कटेगा, तो 45 माइनस 4.1 दे रहा, 45 माइनस 4.1 कितना हो जाएगा फिर इसका आंसर 40.9 होगा, ओके 40.9 होगा। तो ये आप देख लो ऑप्शन सी है, ठीक है। मीन डेविएशन से आराम से बैठ के आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट दिस आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 109, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमें क्या निकालने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा अगेन कैलकुलेशन बेस्ड वाला सम था। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा किसका लेना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो आपको इन लोगों ने एक्स आई दे के रखे हैं, ये सब एक्सरसाइज है, तो आपको सबसे पहले क्या चूज करना रहता है, इसमें एक्स बार चूज करना रहता है, जो कि आप कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे, दैट इज द मीन। मीन कैसे निकालोगे आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर करके, सम टोटल इनके एडिशन कर लो। यहाँ पे देखो ये कट रहा, ये कट रहा है ना, ये कट रहा, सम क्या आ रही है 0 आ रही है, सम क्या आ रही है 0, तो मतलब मीन क्या हो गया, मीन ये मीन तो हो गया 0, तो सम हमें 0 आई, 0 अपॉन एन कितने थे, ये 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन थे, 0/8 तो 0 आएगा, मीन 0 हो गया। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, अभी सिंपल सा ये हो गया रूट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन हो गया, है ना। तो ये तो आसान हो गया, फिर चलो फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, अंडर द रूट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई, इनका स्क्वायर करते जाओ और उनको ऐड करते जाओ, है ना, स्क्वायर करते जाना है, उनका ऐड करते जाना, डिफरेंस क्योंकि उसका एक्स बार तो क्या है हमें 0 आया, तो -√6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा, फिर इसका 5 फिर 4 फिर 1 + 1 + 4 + 6, अच्छा 4 के बाद क्या 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 6, दिस इज होल डिवाइडेड बाय कितना 8 है ना, ये टोटल अंडर द रूट में है, तो दिस इज अंडर द रूट ऑफ कितना आएगा ये 10 + 5 15 15 + 2 17 + 4 21 21 + 5 26 26 + 6 कितना हो जाएगा 26 + 6 हो जाएगा 32 अंडर द रूट ऑफ 32/8, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 32/8, ये हो जाएगा अंडर द रूट 4 जिसका होता है √2, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी बढ़ते आगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 110th क्वेश्चन। 110th क्वेश्चन, यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स आई दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर दिया हुआ है एंड एन भी दिया हुआ है फॉर द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल एक्स, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो होता है वो भी फॉर्मूला होता है जो कि डिपेंड करता है सिग्मा पे,
है ना। आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, COV, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन x बार इंटू 100। तो आपको ये जो डेटा दिया गया है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर और n, इसको यूज करके पहले रिक्वायर्ड वैल्यूज निकाल लो। x बार कैसे निकालोगे, सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन करके, दैट इज 20/10, ये हुआ 2। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ना, वो फॉर्मूला तो है बट वो फॉर्मूले में कैसा है ना, हमारे पास मीन आ चुका है बट ऑब्जर्वेशन नहीं है डिफरेंस निकालने के लिए, ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो सिग्मा वाला और एक फॉर्मूला आता है, वो मैं बता रही हूँ। जब आपको सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दिया रहता है तो फॉर्मूला ये वाला बन जाता है 1/n टाइम्स अंडर द रूट ऑफ n टाइम्स सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई दी होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपको ऐसी चीजें दी गई रहती, सिग्मा एक्स आई एंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशन पता थे इसलिए सिग्मा का हमने वो फॉर्मूला लगाया आसान वाला, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लेना है। तो ये 1 अपॉन ये कितना 10 अंडर द रूट ऑफ n टाइम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये कितना है 10 इंटू 200 है ना, 10 इंटू 200 2000 हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर दैट इज ये कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 होगा ना। तो नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट सिग्मा निकाल लेते हैं। फिर ये 1/10 टाइम अंडर द रूट ऑफ 2000 माइनस 400 कितना 1600, दैट इज उसका तो कितना आएगा रूट 40 आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो अभी हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 करके। सिग्मा कितना मिला 4 और मीन कितना मिला था हमें 2 मिला था ना, मीन 2 मिला था है ना। तो दिस इज इंटू 100, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमें क्या मिल रहा है 200%, दैट इज 200, दैट इज द आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है बात। अभी बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the February of a leap year selected at random will have 5 Sundays? हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेब्रुअरी जो कि लीप ईयर का फेब्रुअरी। लीप ईयर में कितने दिन आते हैं 366 डेज आते, एक दिन एक्स्ट्रा आता है ना। नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में कितने रहते 365 रहते। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फेब्रुअरी ऑफ द लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडेज। तो 5 संडेज होने के चांसेस हमें बताने हैं यहाँ पे। अभी इसको अप्रोच कैसे करना देखो मैं बताती हूँ। एक तो पहली बात आप यहाँ पे लीप ईयर का फेब्रुअरी पे ध्यान दो। लीप ईयर फेब्रुअरी जो होता है हैज हाउ मेनी डेज 29 डेज। ठीक है, अभी इसमें कितने वीक हो गए 29 डेज में 4 इंटू 7 28 डेज होता है, मतलब देयरफॉर 4 वीक्स हो गए, यहाँ पे 4 वीक्स हो गए। ठीक है, अभी ये 4 वीक्स हो गए, यहाँ पे कितना है +1 डे है। अभी ये +1 डे जो है फेब्रुअरी में, या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है, तो फ्राइडे हो सकता है, या तो सैटरडे हो सकता है, तो संडे हो सकता है। एक ही चांस है ना, अभी संडे चाहिए मतलब उसको संडे बना देना हम। तो यहाँ पे तो एक ही संडे है ना अवेलेबल ऑप्शंस। डेज ऑफ द वीक आर 7 ओनली एंड दे आर मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई ना, फिर 1 आउट ऑफ 7 ही हो गए ना इसके चांसेस, कुछ नया तो नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए क्या है ऑप्शन नंबर इसका क्या है बी है। सिंपल सा अप्रोच बेस रहता है, इसको ज्यादा आप स्ट्रेस में लेके नहीं सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा है 112। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। Later it was found that an observation 53 was wrongly read as 83। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, 53 जो है वो wrongly लिया गया, wrongly क्या लिया गया था 83 लिया गया था। What is the correct arithmetic mean? तो इसको आप एक प्रॉपर प्रोसेस में अप्रोच कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने क्या बोला था, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। 100 ऑब्जर्वेशन बोला था ना, तो आपको तो मीन का फॉर्मूला पता है। मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर करके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम हमें पता है क्या, नहीं पता है, हमें मीन पता है। तो पहला कंडीशन में लिख रही हूँ, मीन कितना है 40 है, कितने ऑब्जर्वेशन का 100 था, 100 का। बट इसमें से एक ऑब्जर्वेशन में हमें क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ हो गई। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सम को x प्लस एक ऑब्जर्वेशन जो है ना a करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 बना दी मैंने। तो इसमें मुझे दिख क्या आ रहा है कि x प्लस ए कितना है 4000 है। ठीक है, कोई नहीं, तो हमें x प्लस ए इज इक्वल टू 4000 ये जो मिला है, ये इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या बोला था, इसमें जो 53 के बजाय 83 लिया गया था, मतलब यहाँ पे ए बंदा ये कौन है 83 है। तो यहाँ पे x प्लस 83 इज इक्वल टू 4000 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 4000 माइनस 83, ये कितनी आती है देख लो, 10 माइनस 3 7, फिर 10 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 1, फिर कितना आएगा 9 और 3,
है ना, 3917 आ जाएगी x की वैल्यू। अभी हमें करेक्ट मीन चाहिए ना, करेक्ट मीन में क्या होना था, करेक्ट मीन के लिए हमें क्या करना था, करेक्ट मीन के लिए हमें जो हमारा है ना टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, ये सम के अंदर चाहिए थी 53 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 100 ही रहेंगे, है ना, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन ही रहेंगे, बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 53, बट हमने x निकाल लिया, पिछला वाला x कितना था 3917, इसमें अभी हम ऐड करेंगे 53 अपॉन 100 करो, खत्म बात, आपको आंसर आ जाना है। इसका एडिशन कितना आ रहा न्यूमरेटर का, ये 10 कैरी 1, ये कितना हो जाता है 7, फिर आ जा रहा 9 3 बाई 100, तो दिख के आ रहा ना आपको 39.7, जो कि देखे रखा ऑप्शन बी में। ये बहुत ही आसान सवाल था, हमने क्या किया, सिंपल मीन का फॉर्मूला लगाया और हमने क्या किया, ये सम को कैसे लिखा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ थी करके इसको स्प्लिट करके लिखा x प्लस a करके, ठीक है, इसमें से हमने एक ऑब्जर्वेशन a, हमने ये रॉन्ग वाला जो उन्होंने लिया था वो पकड़ के निकाला, तो उसमें से जो बचे हुए सम थी हमें x मिल गई, और ये सम को यूज करके और जो करेक्ट वाला रीडिंग है उसको लेके हमने मीन निकाला, वो हो गया हमारा करेक्ट मीन। Let's see the question number 113 now. A husband and wife appeared in an interview for two vacancies for the same post. सेम पोस्ट के लिए दो वैकेंसीज है एंड बताया गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच दिया गया है 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू दिया गया है, हम लोग नोटेशन से लेते हैं 1/5, एंड बोला गया है कि ये जो इवेंट्स है ना इंडिपेंडेंट है, मतलब हमें यहाँ पे क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या है, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, ऐसा है। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 11/35, तो ये दिए गए ऑप्शन में से आपको पहचानना कि किसका आंसर 11/35 है। तो अभी ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बोल रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। अभी जब एटलीस्ट वन की बात कर रहे हो, एटलीस्ट वन केस में हम लोग ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, वन माइनस नन करके, तो यहाँ पे नन का कैलकुलेशन हम लोग पहले कर लेते हैं, नन ऑफ द सेलेक्टेड का कैलकुलेशन क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट सेलेक्टेड एंड वाइफ ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका निकालो 1/7 का 1 माइनस करो 6/7 आएगा, फिर 1/5 का 1 माइनस करो 4/5 आएगा, तो ये कितना आएगा 24/7 24/35, तो एटलीस्ट वन हम लोग निकाल लेते, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सेलेक्टेड 1 माइनस नन का प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं जो हम लोगों ने निकाला, नन ऑफ देम सेलेक्टेड, तो 1 माइनस नन का कितना हमारा 24/35 आया ना, तो इसका सॉल्विंग कर लो, 35 माइनस 24/35 कितना आता है, ये 11/35, जो कि हमें दे के रखा है 11/35 हमें मिल गया एटलीस्ट का आंसर। तो मैंने चूज ऐसे किया, मैंने ऑप्शन रीड करने के बाद मैंने पता किया कि नन ऑफ देम और एटलीस्ट में, तो यहाँ पे ये दोनों को आंसर निकालने वाला हमें पता है कि एटलीस्ट वन मतलब वन माइनस नन, नन ऑफ देम सिलेक्टेड, कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे के, इसलिए मैंने इस पे काम किया और उसमें मुझे आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ट्रिक लगाओ कि कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमें दोनों आंसर यहाँ पे क्लैरिफाई हो जा रहे हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन में मुझे आंसर मिल गया तो बड़ी बात है ना, तो मैं तो वही आंसर करेक्ट आंसर टिक करूंगी, है ना। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि 114। ओके, इसका मैं ऑप्शन तो बता दूं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। अभी 114 पे आते हैं। ए डीलर हैज अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स आउट ऑफ विच 6 आर काउंटरफिट्स। ए पर्सन रैंडमली पिक्स 4 ऑफ द 15 गोल्ड कॉइन्स, what is the probability that all the coins picked will be counterfeits। अभी टोटल गोल्ड कॉइन्स कितने, यहाँ पे टोटल जो गोल्ड कॉइन्स है वो देखे रखे 15, और कितने काउंटरफिट्स है वो लिख देते हैं हम लोग, कितने काउंटरफिट्स है, ये है 6, फिर जो है उन्होंने क्या बोला था, जो रिमेनिंग रहेंगे नॉन काउंटरफिट्स रहेंगे, नॉन काउंटरफिट्स कितने रहेंगे, 15 माइनस 6 कितने रहेंगे, ये 9 रहेंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा था वो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑल द कॉइन्स पिक्ड विल बी काउंटरफिट्स, मतलब हम लोग इसी में से चूज करेंगे ना, किस में से, 6 में से, कितने चूज करने हमें, 4 चूज करने एट अ टाइम, राइट। तो हमें तो यहाँ पे ई इवेंट बनाना है, ई बी द इवेंट दैट कॉइन्स पिक्ड विल बी काउंटरफिट्स, ई विल बी रिक्वायर्ड इवेंट्स में यहाँ पे बोलती हूँ, ठीक है। हमें ये थियरी नहीं है तो हमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, हमें जो निकालना था वो हमारा रिक्वायर्ड है ई। तो इसमें कितने आ रहे हैं सैंपल पॉइंट्स,
देखो ये जो 4 पॉइंट सेलेक्ट करने, 4 कॉइन्स, वो हम लोग 6 से ही सेलेक्ट करेंगे। 6C4 इज सेम है 6C2 ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 बाय 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 50। अभी सैम्पल स्पेस मुझे बताओ, सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा ये एक्सपेरिमेंट का। टोटल कॉइन्स 15 में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 3 जा काट दो, ये 2 1 2 7। तो हमें यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है 15 इंटू 7, यहाँ पे और क्या बचा था 13 बचा था, इंटू 13 बचा था, है ना। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रिमेनिंग था, है ना। तो इसका हमें चाहिए ओके नंबर ऑफ एस। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 15 अपॉन 15 इंटू 7 इंटू 13। कैलकुलेशन अवॉइड ही करो तो अच्छा है। देखो फाइनल में हमें आंसर चाहिए कैसे भी। ये कितना होता है 13 इंटू 7, 7 3 जा 21, कैरी टू 7 प्लस 2 91। तो ये हमें दे रहा है आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। क्लियर है प्रोसीजर, है ना। तो अभी हम बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। A committee of 3 is to be formed from a group of 2 boys and 2 girls. 3 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, जबकि गिवन मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, गर्ल्स है और बॉयज है कंबाइंड, मतलब टोटल मेंबर्स कितने हैं 2 बॉयज प्लस 2 गर्ल्स, तो टोटल है हमारे पास मेंबर्स 4, जिसमें से हमें 3 की कमिटी बनानी है। तो सिलेक्शन कैसे जाएगा 4C3 फॉर्म में जाएगा। अभी बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो हमें एन ऑफ ई क्या क्या बनाना है, 2 बॉयज चाहिए और 1 गर्ल चाहिए। अभी 2 बॉयज चाहिए तो 2C2, 2 ही बॉयज अवेलेबल है, इनटू और 1 गर्ल, तो 2 में से 1 को गर्ल को लेना है, तो 2C2। और सैम्पल स्पेस कितना हो गया, हमें है कितने हैं, हमें टोटल कितने हैं 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स में से 3 मेंबर को चूज करना, मतलब 4C3 हो गया। तो अभी इसको हमें निकालना है आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, जो मैं लगाते आ रही हूँ, होप यू नोटिस दैट, है ना। एन ऑफ ई कितना था हमारा 2C2 कितना होता है 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 ही होता, सॉरी 1 होता, 2C2 1 होता, 2C1 कितना होता 2 होता, अपॉन एन ऑफ एस 4C3 था ना, इसको कैलकुलेट कर लेते। 4C3 कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और ऊपर लिख देती हूँ, नीचे वाला ऊपर आने वाला है 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये 3 इंटू 2 ये तो कट रहा, ये हमें आंसर दे रहा हाफ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो यू कैन क्रॉस चेक द कैलकुलेशन, इट्स इजी, है ना। 115 का हमें आंसर मिल रहा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116। 116 में देखो, इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट्स नंबर्ड 1 to 10, 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, 2 टिकट्स को निकाला गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर्स। अभी 1 to 10 नंबर्ड है ना, ये 1 to 10 नंबर में प्राइम नंबर्स कौन कौन आते हैं 2 3 5 7 आते हैं, 4 प्राइम है। उन्होंने क्या बोला, जो भी दोनों टिकट्स निकाले हैं वो प्राइम नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एन ऑफ ई कितना मिला, मुझे मेरे पास प्राइम नंबर कितने हैं 4 है, तो 4 में से मैं 2 को सिलेक्ट करूंगी। और एन ऑफ एस कितना, मेरे पास 10 नंबर है, 10 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को नंबर को सिलेक्ट करना मतलब टिकट को सिलेक्ट करने जैसे हो गया यहाँ पे, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी 4C2 अपॉन 10C2, निकालो फिर ये 4 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 9 लिखू, ये C2 है ना, वो 2 इंटू 1 कट जाएगा कैसे भी, तो 3 1 3 3 2 2 2 5। तो हमें ये आंसर क्या दे रहा है, आगे की लाइन पे लिखते हैं, हमें मिल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 3, दैट इज 2/15, जो कि दे के रखा है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है हमें 116 का आंसर। तो बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117। लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट प्राइसेस इन रुपीज ऑफ अ कमोडिटी इन कोलकाता एंड मुंबई। एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस इन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट द मीन प्राइस फॉर द कोलकाता इज 65, फॉर मुंबई इट इज 67, सिग्मा एक्स दे के रखा है, सिग्मा वाई दे के रखा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन दे के रखा आर 0.8। अभी पूछा क्या गया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सब कुछ डिटेल देके रखे हैं, वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन हमें ढूंढना है, रिग्रेशन लाइन को हमें ढूंढना है। तो आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए लाइन ऑफ रिग्रेशन का, है ना। लाइन ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला में लिखने जा रही हूँ, ये होता है वाई माइनस वाई बाय इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप की जगह पे ये आता है आर इंटू बी, डी ऑफ वाई एक्स डी ऑफ एक्स वाई होता है ना, वो आता है, ये उसका फॉर्मूला रहता है सिग्मा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये तो सिंपल फॉर्मूला है जो मैं लिख रही हूँ आपके सामने, ये फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है रिग्रेशन लाइन का।
कौन सा रिग्रेशन लाइन चाहिए था, y ऑन x चाहिए था हमें, y ऑन x वाला रिग्रेशन लाइन चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखी हूँ, यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस वाई बार कितना है हमारा, y बार है 67, r कितना है हमारा 0.8 है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कितना है ये 3.5 अपॉन 2.5, और ये है x माइनस x बार जो कि है 65। इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट कर लोगे, देखो ये y माइनस 67 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 0.8 इंटू 3.5 अपॉन 2.5 है। इसको आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका देखो ये 35 अपॉन 25 हो जाएगा, डिवाइड करो, 5 7 जा 5 5 जा, आपको यहाँ पे 7 इंटू 0.8 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5.6 होगा ना, 5.6 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 65, तो ये 5150 5151 क्या आ जाएगा 51 1 पॉइंट में आएगा ना, सॉरी 5.6 डिवाइडेड बाई 5 कर रहे 51.5152, तो हमें ये आ रहा है y माइनस 67 इज इक्वल टू 1.12 इंटू एक्स माइनस 65। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे, इसको हमें अभी सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1.12x मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1.12 इंटू 65, यहाँ पे 67 को ऐड करो राइट हैंड साइड में, तो ये दे रहा है 1.12x माइनस इनका प्रोडक्ट निकाल लो, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 72.8 में आएगा, एक बार चेक कर लेना ही, प्लस 67, तो 1.12x इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा निगेटिव में जो कि रहेगा 5.8, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये है हमारी रिग्रेशन लाइन बी, है ना, बी है इसका राइट आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज करेक्ट ओनली, आई हैव रिटन, ओके। नेक्स्ट बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। कंसिडर ए रैंडम वेरिएबल x which follows binomial distribution with the parameters n, p and q भी रहता है उसमें, और y equal to 10 minus x follows the binomial distribution with parameters n and p respectively given by। तो हमें एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल देके रखा है x, जिसका n और p हमें पता है, बट देर इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y जो कि ये रिलेशन फॉलो करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हमें x का जो npq है वो उसको पकड़ के ये y का npq के लिए काम करना है, बट उसमें यहाँ पे कैसा है, हमें उसके लिए हमें nnp निकालना है, y के लिए nnp निकालना है। अभी पहले हम लोग ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है b से हम डिनोट करते हैं, इसका हम वेरिएबल x के लिए बात करें, इसका n दिया गया है और इसका p दिया गया है, तो ये क्या दिया गया है हमें, इसका x का n कितना है हमारा 10 है और p कितना है 1/5 है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, NCx p to the power x q to the power that is 1 minus p होता है ना, q to the power n minus x। अभी 10 है ना n की वैल्यू यहाँ पे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा 10cx p to the power x, p कितना है 1/5 that is 1/5 to the power x, 1 minus 1/5 कितना होता 4/5 होता, 4/5 to the power 10 minus x, ठीक है। अभी उन्होंने जो y बनाया था, y कैसे बनाया था 10 minus x करके, अभी ये चीज तो हमें पता है ना, 10cx कैन बी रिटन एज 10c 10 minus x, तो मैं इसी को ही b y np बोल दूं तो भी चलेगा ना, क्योंकि इसका तो ये वही तो है, 10cx इज सेम एज 10c 10 minus x, है ना, सिर्फ ये एक्सचेंज होने वाले हैं, बट रहने वाले तो है क्या, सेम वैल्यू रहने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको p के लिए बताना है, ये एक्सचेंज होने वाला है ना, ये p और q एक्सचेंज होगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, एज वी नो दैट 10cx इज सेम एज 10c 10 minus x, तो ये हम लोग अभी लिखेंगे b ऑफ y n p, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका ये 10 minus x के लिए काम हो रहा है, तो इसका इधर क्या हो रहा है, ये 10c 10 minus x, ये आएगा इधर ये q to the power 10 minus x p to the power x करके आएगा, ठीक है। तो इसका ये जो है ना, ये q किसका है, ये दिस q इज ऑफ द ओरिजिनल x का, ठीक है, ओरिजिनल जो हमारा x है ना उसका q, इसका p हो जाएगा, तो देयरफॉर b ऑफ y n तो 10 ही रहेगा और p क्या रहेगा, इट विल बी q, दैट इज इट विल बी क्या रहेगा, q कितना रहेगा 1 minus 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये क्या होगा 10 उसका ऑब्जर्वेशन नंबर है और p उसका क्या है 4/5 है। मतलब हमें इधर ही समझना था, बस इधर ही समझना था, इतनी सी बात को हमें समझना था और इन दोनों को क्या करना था, एक्सचेंज करना था।
क्योंकि इधर पावर देख के आ रहा है ना, ये 10 माइनस एक्स पावर इधर आनी थी, ये इधर आनी थी, बस इधर ही देख के हमें आंसर करना था, उसको ज्यादा सॉल्व करते नहीं बैठना था। ठीक है, ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 119th क्वेश्चन। इफ A and B are two events such that P of A is known, P of B is known, P of A intersection B is known, then consider the following statements बोला है, एंड पूछा गया which of the following statement is or are correct statements। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो अभी पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, P of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, ये 0.9 है क्या, हमें कैलकुलेट करके बताना है। अभी ये कैसे कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये तो जस्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है। तो हमें हमें इसमें देखो, इसमें हमें इसकी वैल्यू तो पता है, ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ये भी पता है कि हमें क्वेश्चन से पता है, बट ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, हमें ए नहीं चाहिए बी चाहिए, मतलब ये हो जाएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए करके, जिसको हम लोग है ना, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके लिख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सा है, आपको यहाँ पे समझना है। ये फॉर्मूला मैंने सेट थ्योरी से डिराइव किया, सेट थ्योरी के में हमें कंसेप्ट है ना, हमने फॉर्मूलाज पढ़े ना, उसके कंसेप्ट, जस्ट पी लगाया एन को निकाल के बस। तो अभी हम देखेंगे फिर, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है देखते हैं फिर। इसकी वैल्यू पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा लो, ए कॉम्प्लीमेंट ए देखे रखा है 0.6, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना 0.4 प्लस पी ऑफ बी, ये P ऑफ B, ये माइनस यहाँ पे अप्लाई करने से ये कटेगा, मानते हो, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा, 0.4 प्लस इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.4, ये कितना हो गया, फिर हमें इसका एडिशन कितना मिला, 0.8 मिल रहा, बट उन्होंने क्या बोला 0.9, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं ऑन द नेक्स्ट लाइन, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा एज पर द कंसेप्ट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अभी ये इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो हमारा डी मॉर्गन लॉ हो गया ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, है ना, अपॉन पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अभी इसके वैल्यूज लिखो, पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो सिंपल से फॉर्मूला बेस पे पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलो वैल्यूज डालते, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, दिया है कि हमें नहीं दिया, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, पी ऑफ ए यूनियन बी, क्यों नहीं कर सकते, पी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आता है, ये 0.6 प्लस 0.5 माइनस 0.4 कितना आता है, ये 1.1 माइनस 0.4 कितना आता, 0.7 आता ना, 0.7 आता, तो ये 1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.4 आता, तो ये निकालो 1 माइनस 0.7 कितना 0.3 अपॉन 0.4, तो ये कितना आ रहा 3/4 आ रहा, 3/4 आ रहा, और उन्होंने हमें क्या देखे रखा 0.6 देखे रखा, तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि 3/4 कितना आता 0.75 आता, है ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, नीदर वन नॉट टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का भी। देखते हैं 120th क्वेश्चन, 3 cooks x y and z bake a special kind of cake and with respect to probabilities 0.02 0.03 and 0.05 it fails to rise, मतलब ये जो है ना, इनके फेलर्स के प्रोबेबिलिटी है कि वो केक रेज करने में फेल हो गए, फेल्स टू राइज बोला है ना, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। और आगे क्या बोला है, इन द रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क, एक्स का जो बेकिंग रेट है 50% है, वाई का 30% है और जेड का 20% है, सो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर्स कॉज्ड बाय एक्स। तो ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, आपको समझ में आ रहा है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालना है प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर्स कॉज्ड बाय एक्स, एक्स की वजह से जो फेलर्स आ रहे हैं उसका निकालना है, बट फेलर्स तो वाई से भी है, जेड से भी हम लोग देख पा रहे हैं ना रेस्टोरेंट में। तो हमें सैंपल स्पेस जो है ना, सैंपल स्पेस ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट से हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सबसे पहले ए को हम लोग लेट करेंगे बेक टाइप एक्स केक, और बी को हम लोग पर्सन को लेट करते हैं हु इज बेकिंग टाइप वाई केक, एंड सी को हम लोग लेट करते हैं हु इज बेकिंग टाइप जेड केक, ठीक है, ये हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एन ऑफ अपना प्रोबेबिलिटी ना, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देके रखा 50% बोला था, देखो 50% मतलब 0.5, 50/100,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेकिंग बी के लिए क्या है बेकिंग रेट, एक्स वाई का था 30%, 30% मतलब 0.3 आ जाएगा है ना, और बेकिंग रेट फॉर सी कितना था 20%, 20% मतलब 0.2, ये था बेकिंग रेट। अभी फेलर्स का भी उन्होंने रेट दे के रखा ना, तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये हम लिखे प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं, लेट यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं एफ जो कि फेलर्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी फेलर हुआ गिवन, हमने ए टाइप से हुआ फेलर, तो इसका क्या रहेगा, इसका हम उसने दे के रखा है 0.02 करके। फेलर हुआ बी टाइप के पर्सन की वजह से, बी पर्सन से हुआ, वो देके रखा 0.03। फेलर हुआ सी पर्सन से, तो वो है 0.05। तो अभी हम लोग लगाएंगे बेस थ्योरम, और हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइप ए, एक्स का मतलब हमने टाइप, हम लोग एक्स टाइप के लिए ए पर्सन लिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ए प्रोवाइडेड इट हैपन फेलर्स, राइट। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद द फेलर डिवाइडेड बाय ये इंटरसेक्शन, ये जो फेलर है एफ, ये ए के साथ भी हो सकता, या तो बी के साथ भी हो सकता, या तो ये सी के साथ भी हो सकता। तो ये हो गया हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो अभी हम निकाल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड एफ विच इज इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला लगाओ, इसका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, इसका इंटरसेक्शन के फॉर्मूले में जो नोन है आप उससे लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए, इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि आपको पता है ना ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ रहता अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहता ना, तो ए इसको मल्टीप्लाई होगा, खत्म बात। और ये सेम चीजें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई बी प्लस यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई सी। अभी जस्ट आपको वैल्यूज डालने हैं, तो मैं वैल्यूज डाल के दे रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट इज लेफ्ट ओवर टू यू, यू कैन डू इट योरसेल्फ, इजी है, इसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता थी ना कितना था, 0.3 था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 था, सॉरी 50% था ना, तो वो कितना था फिर 0.5 इंटू ये एफ बाई ए कितना था 0.02, दिस इज डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.02 प्लस दूसरा क्या था हमारा 20 था, क्या कितना था देखो, y का कितना था 30, 0.3, 0.3 इंटू इसका क्या था 0.03 था, प्लस इसको हो रहा 0.2 इंटू 0.05। ये कैलकुलेशन आप कर लो, ये आसान है, पॉइंट डेसिमल में है बट नंबर्स तो छोटे छोटे हैं, ये आप कर लो, इसका आंसर आपको आएगा 10/29, सो यू कैन चेक इट, द कैलकुलेशन ओवर देयर, इट्स ऑप्शन इज बी हियर। क्लियर है सॉल्यूशन। तो थोड़े से ये जो क्वेश्चन थे, ये पेपर के जो स्टैट्स के क्वेश्चन थे, थोड़े कैलकुलेशन टाइप में आए थे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अदरवाइज जो हमने लेटेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, जैसे कि 2021 हो गया 2 and 1, देयर द क्वेश्चंस ऑन स्टैटिस्टिक्स वेर वेरी इजी, कंपैरेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट हियर इट वेर, बट मैंने आपको अप्रोच जो पढ़ाया वो अप्रोच में आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको कम टाइम में भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। So thanks for watching this video guys, I would meet you in the next session. You please stay tuned and you'll be getting a complete fully solved video after this session for the paper ND 1 and 2 2022. So stay tuned and do not forget to like the session, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel for keep getting fully solved papers of previous papers of ND examination for the paper 1 mathematics.